साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र सरकार को किसी की नजर लग गई है। एक एक करके मंत्री जेल जा रहे हैं, एक एक करके कई मंत्री जांच एजेंसियों के निशाने पर आ रहे हैं। हालांकि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगते रहे। अब नवंबर 2021 में जहां गृह मंत्री पर शिकंजा कसा गया तो वहीं फरवरी में नवाब मलिक पर और अब महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री ईडी के रडार में आ चुके हैं। ईडी पूरी पुलिस और सीआरपीएफ की फौज के साथ मंत्री के अलग अलग ठिकानों पर छापा मार चुकी है। बड़ी बात यह है कि छापा मंत्री अनिल परब पर पड़ा है, मगर मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं नवाब मलिक। जी हां, अनिल परब पर हो रहे ईडी के छापों से नवाब मलिक का गहरा कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसके बाद तो मलिक की एक साथ दो और मुश्किलें बढ़ गई हैं। मलिक के खिलाफ ईडी का केस और ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। तो क्या है ईडी की लेटेस्ट रेट से नवाब मलिक का कनेक्शन और मंत्री अनिल परब के ठिकानों से ईडी को क्या क्या मिला, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र सरकार के दो मंत्री अभी तक जेल जा चुके हैं। गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख और नवाब मलिक, जो कि फिलहाल भी मंत्री हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब इस बीच महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की छापेमारी ने तो हड़कंप मचा दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली इलाके में भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं और अन्य आरोपों को लेकर मंत्री अनिल के खिलाफ 26 मई को ईडी ने अचानक छापेमारी कर दी। अनिल परब के एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत अनिल परब पर ताजा मामला दर्ज किया, जिसके बाद अनिल परब के दापोली, मुंबई और पुणे समेत कई स्थानों पर छापे मारे गए। अब आपको बता दें कि नवाब मलिक पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज है और फरवरी से अब तक मलिक जेल में ही बंद है। ईडी ने 26 मई को सुबह सुबह अचानक मुंबई में कई जगहों पर छापा मारना शुरू किया और ईडी की टीम अचानक सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ अजिंका तारा इलाके में बंगले C5 में भी पहुंच गई। ईडी की टीम और भारी संख्या में सीआरपीएफ सुरक्षा को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। आपको बता दें कि 57 साल के अनिल परब का महाराष्ट्र की राजनीति में कई दशकों से दबदबा रहा है। 3 बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित अनिल परब राज्य के परिवहन मंत्री है और सामने आया है कि अनिल परब और नवाब मलिक के संबंध काफी घनिष्ठ रहे हैं और इस बार की सरकार में एक ही जगह आकर तो परब और मलिक का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था। सूत्रों की माने तो अनिल परब और मलिक की दोस्ती जग जा रही है। अब मलिक के 3 महीने बाद अनिल परब पर छापा पड़ना कहीं न कहीं मलिक की मुश्किलें बढ़ाने वाला दिख रहा है। अब इधर जैसे अनिल परब के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई तो बीजेपी और ज्यादा मुखर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक और मंत्री को जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सोमैया ने कहा कि परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हो चुकी है। ईडी किसी को भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए देशमुख और मलिक के बाद अब परब को भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सोमैया ने मीडिया के सामने एक नहीं बल्कि कई बार कहा कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद अब कैबिनेट के तीसरे मंत्री अनिल परब का इंतजार सलाखें कर रही हैं। सोमैया ने यहां ईडी की जांच की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वो पिछले कुछ सालों से लगातार कई मुद्दों को उठाते रहे और अनिल परब के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं और अब जाकर परब शिकंजे में आए हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि ये सब कुछ बीजेपी के ही इशारे पर हो रहा है और ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई दापोली में 2017 में परब द्वारा 1 करोड़ रुपए के एक भूखंड की खरीद संबंधी आरोप से जुड़ी है। इस लैंड को 2019 में रजिस्टर्ड किया गया और आरोप है कि इस लैंड को बाद में मुंबई के केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1 करोड़ 10 लाख में बेच दिया गया। अब इस बीच इस जमीन पर साल 2017 से 2020 तक एक रिजॉर्ट बनाया गया था और पहले भी आयकर विभाग की जांच में कहा गया था कि रिजॉर्ट का निर्माण 2017 में हुआ था और इसके निर्माण में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आरोप है कि इस रिजॉर्ट का निर्माण तटीय नियामक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में अवैध रूप से किया गया और आरोप ये भी है कि इस पर अनिल परब का अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व है और उन्हीं आरोपों के मद्देनजर अनिल परब पर ईडी का शिकंजा कसा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है कि इस छापेमारी से नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ जाएं, क्योंकि दोनों एक ही सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों ही लैंड डील में हुई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर फंस गए हैं और ईडी भी दोनों को एक साथ फंसाने की या कहें कि दोनों को एक साथ नापने की तैयारी कर रही है और अगर दोनों के बीच किसी भी तरह का लिंक निकलता है तो मलिक के खिलाफ ईडी का केस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो आपका ईडी की इस लेटेस्ट कार्रवाई पर क्या कहना है? क्या अनिल परब और मलिक के बीच कोई लिंक हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो नवाब मलिक पर आफत कितनी ज्यादा और बढ़ेगी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सरदार खान नवाब मलिक के साथ गोवा वाला कंपाउंड मामले में से आरोपी हैं। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और इसी मामले में सरदार खान भी आरोपी हैं। अब नया और बड़ा खुलासा सरदार खान ने किया है। जी हाँ, सरदार खान ने बड़ा खुलासा किया है मलिक को लेकर, डील के पैसों को लेकर, और जिसने मलिक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। ईडी की पूछताछ में सरदार खान ने बड़ी बातें कही थी और अब ईडी की चार्जशीट के ही आधार पर ये खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सरदार खान का बयान है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सरदार खान ने बताया कि उसके पिता शाह वली खान गोवा वाला कंपाउंड में रेंट कलेक्टर यानी कि किराया वसूलने वाले थे और उसी गोवा वाला कंपाउंड के एक हिस्से पर नवाब मलिक के जबरन कब्जे का आरोप भी लग रहा है। आगे देखिए, सरदार खान ने बताया कि 1987 से 1993 तक वो अपने पिता के साथ किराया वसूला करते थे और तो 1993 के बाद अपने भाई रहमान के साथ किराया वसूला और साल 1999 में सलीम पटेल जो कि दाऊद गैंग का करीबी था, हसीना पारकर का करीबी था, उसने बताया कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली और इसमें हसीना पारकर भी शामिल है। सरदार खान ने बताया कि इसके बाद सलीम पटेल ने मुनीरा प्लम्बर की एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिखाई और मुनीरा प्लम्बर ही गोवाला कंपाउंड की असली मालिक थी, लेकिन मुनीरा ने कभी भी कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने की बात से साफ इनकार किया है। आगे देखिए कि कैसे इस मामले में नवाब मलिक की एंट्री हुई और कैसे मलिक ने डी को भी नहीं छोड़ा। तो सरदार खान के मुताबिक मुनीरा प्लम्बर ने सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए सलीम पटेल को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, लेकिन सलीम पटेल ने हसीना और दाऊद के जरिए मुनीरा को ही हटा दिया। जी हाँ, मुनीरा प्लम्बर को उस प्रॉपर्टी से हटा दिया गया और मुनीरा को लगातार धमकियां दी गई, जिसके बाद मुनीरा प्लम्बर का उस प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट खत्म हो गया और मुनीरा प्लम्बर उस प्रॉपर्टी से अलग हो गई और यहीं पर नवाब मलिक की एंट्री हुई। जी हाँ, सरदार खान के मुताबिक इसके बाद हसीना पारकर और नवाब मलिक ने ही तय किया कि इस प्रॉपर्टी में कैसे आगे बढ़ना है और कितना हिस्सा किसको मिलना है। जी हाँ, चार्जशीट के मुताबिक सरदार खान ने बताया कि कुछ हिस्सा नवाब मलिक ने अपने पास रखा, कुछ हिस्सा हसीना पारकर के पास गया और कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मेरे यानी कि सरदार खान के पास भी आया, क्योंकि सरदार रेंट कलेक्टर था और उसे भी वादा किया गया था कि उसे भी जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। सरदार खान ने बताया कि बाद में उसे जब केस लड़ने के लिए पैसों की जरूरत हुई तो उसने अपनी जमीन नवाब मलिक को ही बेच दी। हालांकि उस वक्त जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन नवाब मलिक ने सिर्फ 10 लाख रुपए में सौदा किया, जो कि बेहद ही मामूली रकम थी और उस पर भी सिर्फ 5 लाख रुपए दिए। जी हाँ, सरदार खान ने मलिक पर बड़ा आरोप लगाते हुए यही कहा कि करोड़ों की जमीन का सौदा पहले तो अपनी कंपनी के साथ 10 लाख में करवाया और फिर उसमें भी 5 ही लाख रुपए दिए गए। यही नहीं, सरदार खान के मुताबिक नवाब मलिक ने हसीना पारकर और उन लोगों को भी काफी कम पैसे दिए होंगे जितने की बात की गई थी, जितने का वादा किया गया था उतने पैसे नहीं दिए गए, यानी कि मलिक ने हसीना पारकर और दाऊद के साथ भी खेल कर दिया। जी हाँ, सरदार खान ने खुद कबूला है कि उसके साथ तो खेल किया ही किया, साथ ही साथ डी के साथ भी खेल कर दिया और जिस वादे पर जमीन खरीदी गई थी या कहें कि ली गई थी उतने पैसे दिए नहीं गई और मार्केट रेट से काफी कम पर जमीन ली गई। हालांकि ईडी का कहना है कि जितना भी पैसा हसीना पारकर को दिया गया वो दाऊद तक पहुंचाया गया और उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में भी हुआ और इसीलिए मामला काफी बड़ा हो गया है, काफी हंगामेदार हो गया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बेईमानी के इस धंधे में भी क्या वाकई बेईमानी की गई, और यहाँ पर तो सीधे सीधे नवाब मलिक पर ही बेईमानी के आरोप लग रहे हैं जो कि सरदार खान की तरफ से लगे हैं और ईडी की चार्जशीट के हवाले से इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट दी है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के लिए मुश्किल अब आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ट्रायल शुरू होगा और उसमें ये सारे गवाह और सबूत रखे जाएंगे, सारे बयान रखे जाएंगे और वहाँ पर एक तरह से हर तरफ से नवाब मलिक ही मुख्य आरोपी बनकर सामने आ रहे हैं। हर कोई नवाब मलिक पर ही आरोप लगा रहा है और नवाब मलिक यहाँ पर लंबा नप सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है या फिर मलिक अब भी किसी न किसी वजह से बची जाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।